फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जो कि आपके डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के 6 सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। इसके बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करेंगे। इसमें 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट जो है मैनेजमेंट, एंड सेकेंड अकाउंट, थर्ड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, और एंड फोर्थ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। जैसे कि कुछ दिनों में आने वाले आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग तो हमारा फर्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, कि मैनेजमेंट अगर हम किसी भी वर्क को स्टार्ट करते हैं तो उसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो सबसे पहले लेबर आनी चाहिए, सारे मटेरियल आनी चाहिए, कब से काम स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। कब कंप्लीट होनी चाहिए, कैसे कंप्लीट होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट करना। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2 प्रकार की इसमें कंस्ट्रक्शन होते हैं, एक लाइट कंस्ट्रक्शन होता है और एक हैवी कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में बात करेंगे कि ऑनर का क्या वर्क रहता है, इंजीनियर का क्या वर्क रहता है, कंट्रैक्टर का वर्क क्या रहता है, और इन सब के फंक्शन क्या होते हैं। ओके दोस्तों, और इन तीनों के बीच में क्या क्या इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं। ओके, कि ये तीनों आपस में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है। देन बात करेंगे रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। इसके बारे में कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में या फिर अलग से ही इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में बताइए। उसके बाद मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है RBO एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। RBO एक्ट जो है वो कैसे काम करता है, किसके लिए बनाया गया, कब बनाया गया, ये इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक्सीडेंट एंड सेफ्टी, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। देन बात करते हैं अकाउंट्स। सेकेंड यूनिट हमारी आ जाती है अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स, अगर हम किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो ऑनर होता है वो ऑनर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कैसे करेगा, देन ऑनर जो आर्किटेक्ट है या फिर सिविल इंजीनियर है उसको किस तरीके से, और पेमेंट मेथड क्या रहेगा, तो उसके लिए अकाउंट्स हम पढ़ेंगे। अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद नेसेसिटी ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स की क्यों ज़रूरत होती है। उसके बाद हम कैश क्या होता है, कैश की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन ऑफ कैश। उसके बाद ट्रेजरी चालान क्या होता है, इसके ज़रा अलग से आप ट्रेजरी चालान, कैश, नेसेसिटी ऑफ अकाउंट, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये पूछ लेता है, ट्रेजरी चालान के बारे में भी पूछ लेता है कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड इट्स प्रोसीड्यूर ऑफ फिलिंग इम्प्रेस्ड अकाउंट, जब आप बैंक जाते हो तो बैंक में कभी आप पैसे निकालने होते हैं तो आप एक विड्रॉ फॉर्म को अप्लाई करते हो या फिर उसको फिल करते हो। अगर आपको पैसे निकालने हैं, डिपॉजिट करना है या क्रेडिट करना है, तो डिफरेंट कैटेगरी के या फिर डिफरेंट मेथड होते हैं कैश को डिपॉजिट या फिर क्रेडिट करने के। तो उसी तरीके से
क्या क्या प्रोसेस हैं इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन थर्ड यूनिट है हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है वो एक आर्किटेक्ट को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी ऑनर है और कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच में जो भी एक्ट वगैरह या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है या फिर जो भी वहाँ पे उस फील्ड में लेबर वगैरह काम करती है, तो इन तीनों का ख्याल रखना एक आर्किटेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उसको एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस होनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस इसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा। कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है, ये सब चीज़ें। स्केल ऑफ चार्जेस, अगर एक आर्किटेक्ट है वो किस तरीके से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन या फिर उसको डिज़ाइन करने के चार्जेस लेता है, कैसे लेता है, क्या उसके क्राइटेरिया होती है, इनके बारे में। ओके दोस्तों। कोड ऑफ कंडक्ट एज पर आर्किटेक्ट एक्ट 1972, जो कोड ऑफ कंडक्ट एज पर आर्किटेक्ट एक्ट 1972 है, या फिर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि आर्किटेक्ट एक्ट 1972 एक्ट क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है एक आर्किटेक्ट होने के लिए। आप सभी लोग आर्किटेक्ट हो इन फ्यूचर के, सो आप लोगों को आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये हर एक क्वेश्चंस या फिर आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, या फिर आपसे 100 टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए, या फिर एक ऐसे अलग से हेडिंग डाल दी जाए कि आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के बारे में बताइए, या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि आर्किटेक्ट एक्ट 1972 एक्ट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें। तो आप लोगों को आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स, हर एक फील्ड की अलग काउंसिल्स बनी हुई है। काउंसिल ऑफ फार्मेसी कह लो, काउंसिल ऑफ लॉ कह लो, या फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स कह लो। तो जो हमारी काउंसिल है उसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स या फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। इसके बारे में पता होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कौन इसको रनिंग करता है, क्या क्या इस काउंसिल में वर्क होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन अब बात करते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट कि टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है। जब भी आप एक आर्किटेक्ट हो, जब आप कंस्ट्रक्शन का काम कराते हो, तो उस कंस्ट्रक्शन से पहले आपको टेंडर डॉक्यूमेंट फिल करने होते हैं कि हाँ मैं इतने का वर्क है, अगर 10 लाख का वर्क है तो उसको मैं 8 या 9 लाख में करा दूंगा, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूंगा, ये मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। मतलब सारे टेंडर डॉक्यूमेंट ये आप उस ऑनर या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हो, तब वो टेंडर आपको प्रोवाइड होता है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, और इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टेंडर डॉक्यूमेंट के अंडर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, उनके नेम और उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्टेजेस ऑफ पेमेंट, मतलब कि अगर आपकी लेबर है या कॉन्ट्रैक्टर है, आप उसको पेमेंट कैसे करोगे, पेमेंट करने के स्टेजेस क्या हैं, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड आर्बिट्रेशंस, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि डिस्प्यूट्स एंड आर्बिट्रेशंस क्या होते हैं। ओके दोस्तों। देन अब आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। IPR क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू IPR के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि IPR होता क्या है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जैसे कि सपोज़ दैट आप खुद की एक बुक पब्लिश कराते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, उस बुक का पेटेंट लेते हो, उस बुक का कॉपीराइट लेते हो, उसका खुद का एक
ट्रेडमार्क इनबिल्ट करते हो। समझ रहे हो ना कि अगर वो बुक की कोई कॉपी कर ना सके, अगर कोई कॉपी करेगा तो उस पर हम सीधा केस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये होता क्या है? ये तीनों चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंग हैं, या फिर उनकी क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो, या फिर टर्म, उनके टेक्निकल टर्म बोल सकते हो। उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री ऑफ पेटेंट, मतलब कि पेटेंट की शुरुआत कब हुई, किसने शुरुआत करी, और उसके लिमिटेशंस क्या थे, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल पेटेंट एक्ट। दोस्तों, जो भी मैंने आपको आरबीओ एक्ट हो गया और आर्किटेक्ट एक्ट 1972 हो गया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, और बहुत सारे एक्ट हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, जैसे कि इंडियन एंड इंटरनेशनल पेटेंट एक्ट, इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिए और इनके रूल्स क्या हैं। ओके, उसके बाद पेटेंटेबल एंड नॉन पेटेंटेबल इन्विटेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस, जो मैंने ये लाइन बोली है, पेटेंटेबल एंड नॉन पेटेंटेबल इन्विटेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस, मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो पेटेंट, उसका पेटेंट है, और एक प्रोडक्ट जो है उसका पेटेंट नहीं है, तो उन दोनों में क्या फ़र्क रहता है, उन दोनों में क्या समानता या फिर क्या असमानता होती है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ इसमें। इस जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस को समझा रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस में है आपके। ओके, देन बात करते हैं बेसिक टर्म्स यूज इन लैंड एक्विजिशंस, मतलब कि अगर आप कोई लैंड खरीदते हो, ज़मीन खरीदते हो, तो उस ज़मीन को खरीदने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई होते हैं, लाइक खसरा खतौनी। आप लोग जानते होंगे खसरा खतौनी क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ओके, पोसेशंस, अलॉटमेंट, फ्री होल्ड, ठीक है, मुटेशन या फिर दाखिल खारिज, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि खसरा खतौनी क्या होती है, पोसेशंस क्या होते हैं, अलॉटमेंट क्या होता है, और फ्री होल्ड क्या होता है, और दाखिल खारिज क्या होता है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये कुछ मैंने 4-5 वर्ड यूज़ करे हैं 4th यूनिट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर फंसेगा, पक्का फंसेगा। कम से कम ये जो 4th यूनिट है, इसमें से कम नहीं तो 10 to 15 मार्क के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। छोटी छोटी हेडिंग्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि लैंड एक्विजिशन क्या है, खसरा खतौनी क्या है, फ्री होल्ड क्या है, दाखिल खारिज क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो हमारी 4 यूनिट थी, मैंने आपको बता दिया, सिलेबस के बारे में आपको समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके दोस्तों, तो आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के सिलेबस के बारे में अच्छे से समझा होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मेंशन कर दो, मैं दोबारा से इसका वीडियो बना के और अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा ताकि और अच्छे से आपकी हेल्प हो सके। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।